नाजरीन, यूनानी तिब पर से लोगों का भरोसा कम से कम होता जा रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह इस फील्ड में रिसर्च का ना होना है और यूनानी कॉलेज की कमी, बेहतरीन तजुर्बेकार तबीबों का फुक़दान, ये भी एक अहम सबब है। इसीलिए बहुत से लोग अब हकीम के बजाय डॉक्टर के पास जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये फील्ड किस तरह की है, आज हम अपने मेहमान से यूनानी तिब के मुतालिक ही सवाल करेंगे, इस बारे में आपको जानकारी देंगे। हमारे आज के मेहमान जामे तिब्बिया मेडिकल कॉलेज देवबंद के फाउंडर जनाब डॉक्टर शमीम अहमद सईदी साहब के बड़े फर्जंद डॉक्टर अनवर सईद साहब हैं। आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर अनवर सईद साहब से। डॉक्टर साहब, आज के इस पॉडकास्ट में आपका इस्तकबाल करता हूं और मुझे खुशी है कि मैं आज आपका इंटरव्यू कर रहा हूं। यकीनन हमारे नाज़रीन भी इस इंटरव्यू को देख के कुछ ना कुछ सीखेंगे और फ़ायदा हासिल करेंगे। आपने मेरा इंतखाब किया, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, इस चैनल के नाज़रीन हैं, वो इसको पसंद करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका कॉलेज जामे तिब्बिया देवबंद जो है, उसकी हिस्ट्री के बारे में आप कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए। जहाँ तक जामिया तिब्बिया देवबंद के क़याम से मुताल्लिक़ आपका सवाल है, तो मैं उसमें माज़ी में जाना चाहूँगा। इसके क़याम से मुताल्लिक़ तो 1960 में दारुल उलूम देवबंद के अहाते में, उसके कैंपस में एक जामिया तिब्बिया देवबंद के नाम से ही डिप्लोमा कोर्स 4 साला चलता था। तो 1960 में जो इस मौजूदा जामिया तिब्बिया देवबंद के जो फाउंडर थे, बानी मरहूम प्रोफेसर हकीम शमीम अहमद सईदी साहब, 1960 में आकर उन्होंने वहाँ पर एज ए टीचर या वहाँ पर सर्विस ज्वाइन की और 1986 तक मुस्तकिल वहाँ पर वो तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देते हैं दारुल उलूम देवबंद के, उसमें जामिया तिब्बिया देवबंद में। जी। तो वो इदारा जो था, वो दारुल उलूम के जो फ़ारिगीन थे, जो 10-15 साल का कोर्स वहाँ का जो भी फ़ाइनल दौरा करके उनका फिर ये एक तिब्बिया कॉलेज में दाखिला हो जाता था और वहाँ से वो तिब की सनत लेकर डिप्लोमा की, वो फिर अपना मार्केट में जाकर तिब्बी खिदमात अंजाम देते थे, हकीम बन जाते थे। 1986 में दारुल उलूम की इंतज़ामिया ने कुछ परेशानियों के मद्देनज़र या जो भी उनके सामने उनकी परेशानियाँ आई होंगी, लाहक हुई होंगी, उन्होंने एक सख्त फ़ैसला लिया और उस जामिया तिब्बिया देवबंद को बंद करने का एक वहाँ की शूरा ने एक अपना फ़ैसला तो जो दारुल उलूम में था उसको बंद कर दिया गया। हाँ, उसको फ़ैसला किया उसका और उसको बंद कर दिया गया, चूँकि उसका सबसे ज़्यादा असर जो तबीयत पर कहेंगे तो प्रोफेसर हकीम शमीम अहमद सईदी, हालांकि दूसरे भी वहाँ पर मुदर्रिसीन थे, जो तबीब थे, जो वहाँ तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा उसका असर जो हुआ तो उनकी तबीयत पर हुआ, आपके वालिद साहब की तबीयत पर। और 1984 से और 1985-86 तक वो इसी जद्दोजहद में लगे रहे कि कोई एक यूनानी तिब्बिया कॉलेज, डिग्री कॉलेज यहाँ पर उसका क़याम हो देवबंद में, और जो उसके दारुल उलूम के फ़ारिगीन, ओरिएंटल साइड के लोग या 10th और 12th करके जो लोग आते हैं, उनके लिए एक तिब्बिया कॉलेज का क़याम होना चाहिए जो डिग्री कोर्स की तालीम हो वहाँ पर, और लोग उससे डिग्री हासिल करके और मार्केट में तिब्बी खिदमात अंजाम दें आवाम के लिए। तो 1987 में अल्लाह ताला का कुछ हुक्म हुआ और जो उनकी 2-3 साल की जो जद्दोजहद थी और सोच और फ़िक्र थी, जो जिसमें उन्होंने भाग दौड़ की, और 1987 में उन्होंने इसकी संग बुनियाद रखी जामिया तिब्बिया देवबंद की, और 1987 से यहाँ पर BUMS की पढ़ाई हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मरकज़ी हुकूमत ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी, उन सभी से मंजूरी और इल्हाक़ शुदा ये कॉलेज है और ये अपनी जो खिदमात अंजाम दे रहा है। तो यानी कि 1987 से लेके और तकरीबन 38 साल हो गए हैं। जी जी जी, इसका ये तकरीबन 38 साल इसको कायम हुए हो गए हैं और एक बड़ा अरसा है 38 साल। इंशाल्लाह 12 साल बाद आप इसकी गोल्डन जुबली मना रहे होंगे। हाँ, सिल्वर जुबली तो हमने मना चुके हैं। हाँ, 12 साल बाद गोल्डन जुबली इंशाल्लाह अगर रहे 12 साल तक इंशाल्लाह रहेंगे, हयात रहे तो इंशाल्लाह वो भी मनाई जाएगी। अच्छा, आपकी नज़र में इस कॉलेज का सबसे यूनिक एस्पेक्ट क्या है जो इसे दूसरे मेडिकल कॉलेज से अलग करता है? आप इसको कैसे इम्तियाज़ बरतते हैं इसमें?
या आपके कॉलेज की क्या मुमताज़ बात है? देखिए, जो कॉलेज का इम्तियाज़ी अगर उसको नज़रिए से देखा जाए तो अखलाकियात पर हमारा ज़ोर ज़्यादा होता है। बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स को डिग्री तो यूनिवर्सिटी से वहाँ तालीम हासिल करके सभी बच्चों को मिल जाती है, लेकिन जो खिदमत का जज्बा होता है और अखलाकियात के साथ जो होता है उस पर हमारा ज़्यादा ज़ोर होता है। साथ साथ हमारा जो मेन स्टूडेंट्स के साथ उसका वो रहता है तो कि वो उसके साथ साथ जो मार्केट में अपना जाएं और ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करके या उसको यूनिवर्सिटी से जो भी तालीम सनद मिलती है, मार्केट में जाकर वो जो खिदमत का जज्बा है उस जज्बे से वो अपना काम शुरू करें। अच्छा, अगले 10 साल में आप अपने जामिया तिब्बिया को किस मकाम पर देखना चाहते हैं? जहाँ तक आगे का मुस्तकबिल का आपने सवाल किया है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो इस इदारे के फाउंडर थे, जो उनकी सोच थी कि इस इदारा किस मकाम पर होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अपने उस मकाम पर है। वो जो इस यूनानी इदारों के लिए जो भी उरूज होता है वो उस उरूज पर आज चल रहा है ये इदारा। तो और जहाँ तक ज़ाब्ते का ताल्लुक़ है तो वो ज़ाब्ता हम आज की डेट में पूरा कर रहे हैं और यहाँ तक पूरा कर रहे हैं कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक महकमा है, उससे हिंदुस्तान में जितने भी तिब्बिया कॉलेज हैं या जो आयुर्वेद कॉलेज हैं उनका मुआयना कराया कि वहाँ तालीमी निज़ाम की क्या क्वालिटी है और उसके एक पैरामीटर उन्होंने बनाए। तो उस पैरामीटर के हिसाब से जो पिछले साल हमारे कॉलेज का मुआयना हुआ तो हम हिंदुस्तान में 5 ऐसे कॉलेज जो ए ग्रेड में हैं, उस ए ग्रेड में हमारा जामिया तिब्बिया देवबंद भी शामिल हुआ। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम ए ग्रेड में, यानी कि पूरे इंडिया में टॉप 5 में टॉप 5 जामिया तिब्बिया देवबंद आता जी। है। ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ के स्टूडेंट्स को, आपके जामिया तिब्बिया कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, इनको आप किस तरह की ट्रेनिंग या अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं? देखिए, ये चूँकि ये तिब्बिया कॉलेज है और बीएमएस की डिग्री यहाँ पर दी जाती है और यहाँ पर साथ साथ मेडिसिन एक सब्जेक्ट होता है, एक शोबा होता है, उसमें एमडी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो उसका भी हमारे यहाँ तालीम दी जाती है और उसका कोर्स बाकायदा से चलता है। तो साथ साथ जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑल इंडिया पीजी टेस्ट एक मुतय्यन किया है जो ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट अगर कोई, हालांकि वो लाजिम है, करना चाहिए, क्योंकि अब ग्रेजुएशन को तो पब्लिक जो है आप देखेंगे वो इतना वो हो गई है अवेयर कि वो अगर खालिस ग्रेजुएट कोई प्रैक्टिशनर है, चाहे वो एमबीबीएस है, बीयूएमएस है, बीएमएस है, तो वो उनको तरजीह नहीं देते। तरजीह उनको देते हैं जिनको स्पेशलिटी भी होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए किसी न किसी उसमें, मतलब कोई आई में जाएंगे या उसमें सर्जरी में जाएंगे या आप मेडिसिन में जाएंगे, तो जो उसका स्पेशलिस्ट होगा उसको दिखाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उस हिसाब से जो ऑल इंडिया पीजी टेस्ट AIGPT उसकी भी हम साथ साथ तैयारी कराते हैं ताकि बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से फारिग होने के बाद वो टेस्ट बीट करें, उसको क्वालिफाई करें और वो किसी न किसी स्पेशलिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन में उनका एडमिशन हो जाए। साथ साथ कैंपस में हमारे इलाज भी तदबीर रेजिमिनल थेरेपी का एक 30 बेडेड हॉस्पिटल है। एक तो रूटीन का हॉस्पिटल है बीएमएस का, उसके साथ एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जिसमें हिजामा, कपिंग और लीच थेरेपी, जोंक से इलाज करना, स्टीम बाथ, सोना बाथ और बहुत से आलात ऐसे हैं, इक्विपमेंट्स जिनसे इलाज में मदद मिलती है। तो उसकी उनको प्रैक्टिस कराई जाती है कि वो मार्केट में जब बैठे हैं तो खालिस एक क्लिनिक खोलकर या इस तरह का उनको तजुर्बा होना चाहिए। अच्छा, 30 बेड का आप बता रहे हैं वो हॉस्पिटल है और यकीनन वहाँ पे पेशेंट भी आते ही रहते हैं। जी जी। तो वो सब डॉक्टर देखते ही हैं। जी जी। उनको प्रैक्टिस अच्छी रहती है। साथ साथ दवा साजी, दवा बनाने की कंपनी कैसे कायम की जाती है, दवाएं कैसे बनाई जाती हैं, ख़ुद वो अपनी दवाएं बनाएं, मार्केट में उसको लाइसेंस लें, तो उसकी भी हम उसको साथ साथ उसको तैयारी कराते हैं बच्चों को। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये ध्यान में आया है कि आपके हिसाब से एक अच्छा यूनानी डॉक्टर बनने के लिए क्या किताबी नॉलेज काफ़ी है या कुछ क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए? लेकिन नॉलेज का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो बग़ैर नॉलेज के तो किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो वहाँ मुकम्मल नहीं होंगे, तो वो तो होना ज़रूरी है। किताबी नॉलेज तो उस सिस्टम से
ताल्लुक़ जो रखने वाली नॉलेज है वो होनी चाहिए। और दूसरा जो उसका आपने सवाल को किया है, तो उसमें देखिए दर्दमंद दिल होना चाहिए। ये क्वालिटी अव्वल है। ये क्वालिटी इस लाइन के लिए पहले होनी चाहिए। कि तबीब को, एक डॉक्टर को दर्दमंद दिल होना चाहिए, और मतलब उसको दूसरे उसमें कहेंगे लफ्ज़ में कि गरीब परवर भी होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से हो तो बहुत अच्छा रहता है। डॉक्टर साहब, आज के दौर में यूनानी को अल्टरनेटिव थेरेपी माना जाता है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, यूनानी सिस्टम जो है, यूनानी पैथी अपने आप में एक मुकम्मल पैथी है। तो इसका एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, बहुत पुरानी तारीख़ है और मजबूत तारीख़ है। तो इसको मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक मुकम्मल पैथी है। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है यूनानी मेडिसिन को मॉडर्न लाइफ स्टाइल के साथ इंटीग्रेट करना ईजी है या टफ़ है? नहीं, मॉडर्न लाइफ स्टाइल के साथ तो देखिए ज़रूरत भी है आज के वक्त के हिसाब से देखा जाए, और जो दवासाज कंपनियां हैं उन्होंने अपना आप को इस तरफ ढाला भी है। वक्त और ज़रूरत को देखते हुए जो हम पुराने जो हकीम थे, हुक्मा थे, अत्तार थे, तो वो जो पूड़ों की शक्ल में, जो शांदों के शक्ल में, खैसांदों की शक्ल में दवाएं देते थे, और उसको इस्तेमाल करना एक मतलब परेशान कुन था। तो अब दवासाज कंपनियों ने लाइफ स्टाइल जो मॉडर्न या आज का जो जदीद वो चल रहा है ज़िंदगी का तर्ज अमल, उसके हिसाब से उसको अपना टर्न लिया है, और उनको दवाओं को ज़रूरत के हिसाब से जो उनकी डोजेज हैं उसके हिसाब से कैप्सूल और टैबलेट फॉर्म में दवाएं मार्केट में आ गई हैं। ख़ुद जामिया तिब्बिया देवबंद की अपनी एक कंपनी है जामिया रेमेडीज़ के नाम से, तो हम ज़्यादातर दवाएं जो यूनानी दवाएं हैं उसको कैप्सूल और टैबलेट फॉर्म में दे रहे हैं उसको। यानी कि पहले जो पेशेंट की जिम्मेदारी थी दवाइयों को पकाना, उबालना, छानना, पीना, वो सब अब कंपनी खुद करके पेश कर रही है। सब ताकि चीज़ें पैक आ गई हैं। डॉक्टर साहब, यूनानी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है जो एलोपैथी में नहीं है? यूनानी का अगर आप देखेंगे कि एक तो इसको अगर कहा जाए कि दायमी राहत अगर मरीज़ को लेनी है मर्ज़ से, जो भी उसको मर्ज़ लाहक है, तो वो यूनानी पैथी में उसको मिलेगा। यानी कि यूनानी से इलाज करने के बाद मर्ज़ जड़ से ख़त्म हो जाता है। जड़ से ख़त्म हो जाता है। दूसरा इसका फ़ायदा जो ये है इससे कि यूनानी पैथी से मुतालिक जो दवाएं हैं, जो इलाज मुआवजा है, कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ना के बराबर हैं। अगर हैं भी तो वो ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि उसका बहुत मुज़िर असरात हों। डॉक्टर साहब, यूनानी मेडिसिन में रिसर्च और इनोवेशन का स्कोप कितना है? यूनानी सिस्टम में रिसर्च का और इनोवेशन का बहुत स्कोप है, और ख़ुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनानी मेडिसिन के नाम से, NIUM के नाम से एक बड़ा इदारा कायम किया है, जिसका ज़ीरोक्स कॉपी कहूँगा गाज़ियाबाद में भी अभी कायम हुई है NIUM की, और वहाँ तकरीबन 1600-1700 पेशेंट रोज़ देखे जाते हैं। वो बिल्कुल, अगर आप गाज़ियाबाद बहुत करीब है, एम्स की तर्ज पर उसको बनाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, और वहाँ अच्छा वो रिसर्च का उसका काम चल रहा है, और पेशेंट्स किस तरह के आते हैं, उन पर कैसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके क्या डायग्नोज होने चाहिए, क्या उनका इन्वेस्टिगेशन, वो पूरा एक ही कैंपस में उन्होंने सब बनाया। और डॉक्टर साहब, ये बताइए, आप यूनानी मेडिसिन का फ्यूचर अपने भारत में और दुनिया में कहाँ देखते हैं? यूनानी मेडिसिन का माजी भी बहुत अच्छा था, हाल भी बहुत अच्छा है, और फ्यूचर मुस्तकबिल जो है वो तो मैं समझता हूँ और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस यूनानी सिस्टम को प्रमोट करने के लिए और उसको फ़रोग़ देने के लिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट की सूबाई हुकूमत है, जब ये अभी आप 2-4 साल पीछे जाएंगे तो अभी कोविड का एक मसला आया था, और पूरी मतलब हमारा पूरा मुल्क या पूरी दुनिया उससे मुतासिर हुई थी। तो उसमें यूनानी सिस्टम ने और आयुष जो महकमा है उसके अंडर में जितनी भी पैथी आती हैं आयुष में, उसी में यूनानी भी आती है, तो इन्होंने बड़ा अच्छा रोल अदा किया था, और उसको एक इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से एक वो काढ़े तैयार किए गए थे, और आपने देखा होगा कि हर आदमी वो इम्यूनिटी बूस्टर ले रहा था, उन काढ़ों को पी रहा था, और वो
उसको जो मर्ज़, अगर वो मर्ज़ी कैफियत थी या कोविड से वो न इन उसमें परेशान था या नहीं भी था, वो इम्यूनिटी बूस्टर जो है वो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा उसे फ़ायदा हो रहा था। और उसको जब वो ख़त्म हो गया पूरा, तो हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री आले जनाब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में उसको रियलाइज़ किया और इस इम्यूनिटी बूस्टर को पसंद किया, और ख़ुद मॉडर्न साइंस के जो हमारे MCI के चीफ थे, जो हेड थे, उन्होंने भी उसको इस्तेमाल किया और फ़ायदा, जो कि मॉडर्न साइंस जो है वो हमारे से एग्री नहीं करती आयुष सिस्टम से, लेकिन उन्होंने उसको एग्री किया और उसको इम्यूनिटी बूस्टर जो था, वो काढ़ा जो था, वो हिंदुस्तान तक क्या पूरी दुनिया में मैं शायद समझता हूँ हर आदमी उसको इस्तेमाल कर रहा था। उसी नज़रिए से क्या है कि मरकज़ी हुकूमत ने और हमारी स्टेट हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने, पहले ये जो आयुर्वेद, यूनानी और ये सिद्धा, होम्योपैथ जो हैं, ये सारी पैथी हेल्थ एक डिपार्टमेंट होता था, हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, उसके अंडर में आती थी। लेकिन अब इस हुकूमत ने इनके कामों को देखकर यूनानी और आयुर्वेद सिस्टम के, इनके लिए एक अलग महकमा आयुष के नाम से बना दिया है, आयुष मिनिस्ट्री बना दी, इनका अलग से मिनिस्टर मुतय्यन कर दिया है। आप दिल्ली में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी देखिए, आयुष मिनिस्ट्री अलग होती है, और हमारे सूबे में योगी जी ने भी इसका आयुष मिनिस्ट्री अलग कर दिया, आयुष महकमा अलग कर दिया, उनको उस हेल्थ महकमे से आज़ाद कर दिया है। उनके अंडर में अब ये लोग काम नहीं करते हैं, अपना अलग वो। अच्छा, इसको यूनानी को मज़ीद प्रमोट करने के लिए और इसको तरक्की देने के लिए आप क्या सोचते हैं, गवर्नमेंट को और कौन से स्टेप लेने चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट को जो स्टेप लेने चाहिए, गवर्नमेंट इदारे भी कायम कर रही है सरकारी। तिब्बिया कॉलेज अभी बरेली में हमारे यहाँ सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया, बरेली में हुआ, खुद लखनऊ में चल रहा है, इलाहाबाद में चल रहा है, और ये गाज़ियाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट में, ये सब अभी हाल में खुले हैं, ये अभी हाल ही में चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट के जो करने, ये 60 बेड के आयुष हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने हमारे सूबे में कायम किए हैं। हाँ, अभी उसमें ये सब आयुर्वेद और यूनानी ग्रेजुएट्स ही उसमें मेडिकल ऑफिसर की हैसियत से काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है कि गवर्नमेंट को और मज़ीद क्या करना चाहिए, देखिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा यूनानी सिस्टम के लिए बजट जो है वो हमारा कम है। जो अगर कंपेरेटिवली देखें निस्बतन आयुर्वेद और दूसरी जो पेथी आयुष के जेल में आती हैं, आयुष के अंडर में आती हैं, उनमें हमारा बजट कम है। अगर वो बजट हमें उनके बराबर मिल जाए तो ये सिस्टम, ये पेथी कहीं से कहीं पहुंच जाए। अच्छा, यूनानी मेडिसिन और एलोपैथी अगर ये एक टीम बन जाए तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे बहुत फ़ायदा होगा। जो इलाज मुआवजे में जो देरी होती है वो शायद और जल्दी मरीज़ जो हैं या पब्लिक जो है उनको जल्दी राहत मिलेगी। और इस तरफ भी हुकूमत ने अभी कुछ शुरू किया है, वो इस तरफ गौर फिक्र कर रही है, और एक नया जो वो अज़ाब्ता या इसका आना जो हमारे सामने आ रहा है जो हुकूमत की तरफ से, कि जो आयुष के या मॉडर्न साइंस के जो ग्रेजुएट हैं, MBBS जो करके आएंगे, तो उनके लिए गवर्नमेंट एक ये कोर्स जो अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहें इसमें आयुष सिस्टम में, यूनानी या आयुर्वेद में, तो उनके लिए एक रास्ता बनाया जा रहा है कि वो MBBS करने के बाद इसका पोस्ट ग्रेजुएट कर लें। तो देखिए, प्रमोशन जो मुस्तकबिल का वो आप बताए थे कि इसका मुस्तकबिल हम कहाँ देख रहे हैं, कि हम जो लोग उधर को जाते थे यूनानी सिस्टम से, उनको इधर आने पर मजबूर होना पड़ेगा अगर ये बिल्कुल इस तरह का कुछ। और ये अच्छा होगा। हाँ, ये अच्छा होगा। अच्छा, जैसा भी आपने बताया कि गवर्नमेंट को यूनानी का बजट बढ़ाना चाहिए, तो इसी को सवाल को मैं इस तरह भी आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको कभी प्राइम मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्टर से मुलाकात का मौका मिले तो आप उनसे यूनानी को लेकर क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे? यूनानी सिस्टम के फ़रोग के लिए, प्रमोशन के लिए प्राइम मिनिस्टर से भी मिला हूँ, और हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से वक्तन फ़वक्तन बहुत काम कराए गए हैं। तो जहाँ तक अब मिलने का ताल्लुक़ है, तो पहले तो अगर मुलाकात मौजूदा प्राइम मिनिस्टर से या मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर से, चाहे वो सेंटर के हों चाहे स्टेट के हों, अगर हुई तो सबसे पहले तो जो वो काम आयुष सिस्टम को, यूनानी सिस्टम को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करेंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे। अच्छा, जैसा अभी आपने बताया कि बहुत सारे काम कराए भी हैं, कोई ऐसा काम जो आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहें, क्या काम कराया आपने उनसे मिल के? देखिए, शायद आपको मालूम हो कि मैं 2011 से सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, एक मरकज़ी हुकूमत के उसमें सेंट्रल, जहाँ से जो हिंदुस्तान में तिब्बिया कॉलेज जितने चलते हैं या आयुर्वेद कॉलेज चलते हैं, उनकी मंजूरी होती है, एडमिशन लेने की परमिशन वहाँ से मिलती थी।
और उसका मैं 2011 से 2018-19 तक मैं मेंबर रहा हूँ, इलेक्टेड मेंबर यूबी से, सूबाई यूपी से। और 2012 से और 2017 तक मैं बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन यूपी में चेयरमैन, जो गवर्नमेंट मुतय्यन करती है, गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। स्टेट गवर्नमेंट में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उन्होंने मुझे 2012 से 2017 तक मुझे एज ए चेयरमैन उसमें मेरा इंतखाब किया। और सूबे में तकरीबन उस वक्त जो हैं 70,000 आयुर्वेद और यूनानी प्रैक्टिशनर उस बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, जिन 70,000 में से मेरा इंतखाब वहाँ किया गया था चेयरमैन की हैसियत से। तो उसमें हमने बहुत सारे काम कराए। सबसे पहले जो यूपी में प्रैक्टिशनर यूनानी और आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर, इनका बड़ा डिमांड थी कि हमें यूनानी और आयुर्वेद प्रैक्टिस के साथ साथ एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन की भी इजाज़त दी जाए। और 50 साल से ये हंगामे चले आ रहे थे, बहुत हंगामे इसमें प्रैक्टिशनर जो थे ये करते थे इस लाइन के। तो हमने उसमें एक्ट में जो 1939 एक्ट था बोर्ड का, जिसका मैं चेयरमैन था, उसमें अमेंडमेंट कराया और कुछ मॉडर्न मेडिसिन, कुछ एलोपैथिक मेडिसिन की उनको इजाज़त दिलवाई। ये बड़ा काम था। बिल्कुल बड़ा काम था, वो दे सकते हैं। हाँ, अब वो दे एलोपैथिक सकते दवाई हैं। भी। हाँ डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से ये बताइए आप कि टॉपर स्टूडेंट ज़्यादा सक्सेसफुल होता है या वो जो पेशेंट के साथ, अपने मरीज़ों के साथ अच्छा रब्त रखे, उनसे बॉन्ड बनाए? ये सवाल थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि स्टूडेंट और टॉपर, तो स्टूडेंट का ताल्लुक पेशेंट से नहीं होता है। एजुकेशन जब वो ले रहा है तो वो टॉपर है, तो वो उसका जो थ्योरी का वो पढ़ाई में टॉपर है। हाँ, पढ़ाई में टॉपर है, उसका थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा होगा क्योंकि वो टॉपर है, और उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो अच्छा होगा क्योंकि वो टॉपर है। तो वो ज़रूरी है उसका टॉपर होना या इम्तियाजी नंबर अपने उसमें हासिल करना, उसकी पोजीशन हासिल करना। जहाँ तक जब वो प्रैक्टिस लाइन में आएगा तो उसके लिए वो भी ज़रूरी है कि मरीज़ से, पेशेंट से अगर उसका अच्छा बॉन्ड होगा, उसका मतलब जो है रवैया अच्छा होगा। तो देखिए, पेशेंट जो है वो डॉक्टर के, तबीब के रवैये से ज़्यादा सही होता है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कुछ भी हो, लेकिन आधा मर्ज़ अगर डॉक्टर का अंदाज बात करने का अच्छा होगा तो वो मरीज़ का आधा मर्ज़ उससे सही हो जाता है। लेकिन मैं देखता हूँ आजकल जो पुराने हमारे तबीब होते हैं और या पुराने प्रैक्टिशनर होते हैं, जितने पुराने होते जाते हैं मिजाज उतना ही उनका गड़बड़ होता चला जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए। तो मरीज़ को तो अच्छे अंदाज में ही हमें उसका जो भी है उसके साथ बर्ताव या रवैया जो भी है डॉक्टर का अच्छा ही होना चाहिए। डॉक्टर साहब, फैमिली के हिसाब से मैं सवाल करूंगा आपसे कि आपके छोटे भाई डॉक्टर अख्तर सईद साहब हैं, तो क्या वो भी कॉलेज के कामों में आपके साथ हैं? हाँ, डॉक्टर अख्तर सईद जो हैं वो बतौर सेक्रेटरी वहाँ पर मैनेजिंग कमेटी जो है जो उसको रन कर रही है, जामिया तिब्बिया कॉलेज। हाँ, उसमें जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से काम करते हैं और शाना बशाना चलते हैं। और मैं तो ये कहूँगा ज़्यादा काम वही करते हैं, मैं साथ चलता हूँ। अक्सर जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। हाँ, उन्हीं के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ में आप अगर माजी में थोड़ा पीछे जाएं, कुछ अपनी यादों से मुझे ये बताएं कि आपका मेमोरेबल मोमेंट कौन सा रहा है? जब इदारे का क़याम हुआ 1987 में, तो 87 में ही एडमिशन भी शुरू हो गए। और मेरा जो एडमिशन था कॉलेज में, मैंने वहीं से BMS की डिग्री हासिल की। तो हालांकि मेरा एडमिशन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो वहाँ तिब्बिया कॉलेज है वहाँ पर हो गया था, लेकिन उसी साल चूँकि कॉलेज का क़याम हुआ तो जो इदारे के बानी मेरे वालिद मोहतरम, उनकी ख्वाहिश ये थी कि बजाय अलीगढ़ जाने के यहीं से करो, तुम यहीं से BMS करो, क्योंकि नया कॉलेज है, दूसरा बैच है, तो अपने बच्चे अगर बाहर पढ़ेंगे तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। बहरहाल उनका हुक्म था, तो मैंने यहीं दाखिला लिया और BMS की तालीम हासिल की। तो 1987 से कॉलेज को रिकॉग्निशन मिलने में, चूँकि ये यूपी का पहला कॉलेज था, अकेला कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज। अच्छा, यानी कि 87 से पहले कोई कॉलेज यूनानी नहीं कॉलेज था। नहीं। तो इसलिए जो मंजूरी, रिकॉग्निशन मिलने में जो दुश्वारी आई, उसमें 5-7 साल रिकॉग्निशन मिलने में लग गए कॉलेज को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिलने में टाइम मिला, और फिर जो यूनिवर्सिटी थी उससे एफिलिएशन होने में टाइम मिला, जिसकी वजह से इम्तहानात जो थे, एग्जामिनेशन जो होने थे, वो 7-8 साल लेट हो गए। और जिसका नुकसान ये हुआ कि जो हमें डिग्री टाइम पर मिलनी चाहिए थी वो देर से मिली। बहरहाल चूँकि 7-8 साल बाद जब वो पहला शेड्यूल स्कीम एग्ज़ाम का यूनिवर्सिटी
से आया तो वो हमारे लिए बड़ा खुशी का लम्हा था। वो आज तक भूला नहीं जाता, क्योंकि वो 7 साल ऐसे गुजरे तो उसमें ये लगता था कि जितने स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने वाले थे, हमारे साथ पढ़ने वाले, हमसे सीनियर हमसे जूनियर, तो ये लगता था कि मुस्तकबिल हमारा ख़राब हो गया। लेकिन अल्लाह ताला ने जो हर चीज़ का वक्त मुतय्यन होता है, तो वो आपके वालिद साहब की लगन और मेहनत थी कि वो हासिल करना है, तो वो मोमेंट जो है वो भूला नहीं जाता। डॉक्टर साहब एक बात ये बताइए कि आपके अपने जामिया तिब्बिया कॉलेज में आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं और गवर्नमेंट की तरफ से आपको कौन से ओहदे या मनसब मिले और दीगर कौन सी तंजीमों से आप वाबस्ता रहे हैं? फ़िलहाल तो जामिया तिब्बिया देवबंद का जहाँ तक सवाल है, तो वहाँ मैं फ़िलहाल तो सरपरस्त की हैसियत से हूँ मैनेजिंग कमेटी में। जैसा आपने बताया कि ज़्यादा काम छोटे भाई डॉक्टर हाँ, अख्तर सईद देखते हैं, तो बहरहाल बाकी जैसी ज़रूरत होती है वक्तन फ़वक्तन मैं उसमें शामिल रहता हूँ, इदारे की जो भी ज़रूरियात हैं। और जो यूनानी से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी तंजीमें हैं, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस, उसका मैं भी हाल ही में यूपी स्टेट का प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ, और नेशनल यूनानी डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन है, उसका मैं पैट्रन हूँ, नेशनल पैट्रन। और ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस भी एक तंजीम है, उसके भी मैं स्टेट पैट्रन के हैसियत से मैंने काम किया। अलीगढ़ दवाखाना अलीगढ़ तिब्बिया कॉलेज का मैं 2 साल उसकी कमेटी का मेंबर रहा, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है वहाँ एक फार्मेसी यूनानी फार्मेसी का एक कोर्स चला, उसकी कमेटी का मैं मेंबर रहा। तो बहुत सारी तंजीमें हैं, यूनानी स्कॉलर एसोसिएशन है उससे जुड़ा हुआ हूँ, IUF है, IUF के नाम से एक एसोसिएशन यूपी में चल रही है, तो यूनानी सिस्टम से ही जुड़ी हुई है, तो उसका भी मैं लाइफ ट्रस्टी उसका हूँ। तो बहुत सारी तंजीमों से जुड़ा हूँ। डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें हुई, कॉलेज की बातें हुई, प्रोफेशन की बातें हुई, गवर्नमेंट की बातें हुई, अब थोड़ा सा फैमिली की बात हो जाए। तो आपके कितने बच्चे हैं और आप उन्हें कहाँ देखना चाहते हैं या किस पोजीशन में देखना चाहते हैं? देखिए, मेरे 2 फर्जंद हैं, 2 बेटे हैं, ज़ईम अनवर और हशीम अनवर। तो बड़ा बेटा जो मेरा है ज़ईम अनवर, उन्होंने MBBS किया है और अब वो MD रेडियोलॉजी में छत्तीसगढ़ स्टेट से कर रहे हैं। तो उनका ये पहला साल है, तो 2 साल पूरे 3 साल का कोर्स होता है। छोटा बेटा मेरा MBBS फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम दिया, उसने क्वालिफाई कर लिया, तो वो भी MBBS कर रहा है। तो मैं तो कहाँ देखना चाहूँगा उनका मुस्तकबिल जो है कि वो अच्छे तबीब बने और जल्दी वो वहाँ से फारिग होकर कामयाब होकर आएँ और इलाक़े में जो आवाम है उसकी वो खिदमत करें और अच्छे अंदाज में करें। आपके शौक़ क्या हैं और आप अपने खाली वक्त को कैसे एंजॉय करते हैं? 55 साल की उम्र होने जा रही है, तो शौक़ तो देखिए वो उम्रों के हिसाब से पूरे होते हैं, तो अब ये कोई ऐसा शौक़ तो है नहीं। बहरहाल चूँकि मसरूफ़ियत भी रहती है इदारे के साथ साथ, और दूसरे भी ये जो तिब्बी सियासत है उसके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। आजकल तो एक ख़ास शौक़ जो है वो सोशल मीडिया का, मोबाइल का इस्तेमाल जो है, और व्हाट्सएप की चैटिंग, तो इससे जो है वो तिब्बी दुनिया जो है तो उससे जुड़े रहते हैं, वहाँ की जो क्या ख़बरें हैं, क्या उनसे ताल्लुकात हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनके साथ जुड़े हुए हैं। बेहतर है। अच्छा, ये जो आजकल हर फील्ड में AI का ज़माना है, तो यंग जनरेशन जो AI के ज़रिए ट्रीटमेंट कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये मुज़िर है या सही है? देखिए, ट्रीटमेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, यंग जनरेशन का जो आपका सवाल है, तो वो जो इस लाइन से जुड़े हुए नहीं हैं, जो इस लाइन से या मतलब मॉडर्न मेडिकल साइंस से जुड़े हुए नहीं हैं जो लोग, या तबीब नहीं हैं, उन लोगों का तो वो मैं नहीं कह नहीं सकता। बल्कि अगर वो भी कर रहे हैं, तो जहाँ तक AI का ताल्लुक़ है, ख़ुद इसकी फुल फॉर्म जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कहेंगे। तो आर्टिफिशियल को आप अगर मेडिसिन कि उसमें लाएंगे, तो क्या आप खुद कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल करना चाहेंगे अपने लिए कि जो आर्टिफिशियल हो? तो इसका जवाब तो मैं आपसे खुद आपसे ही सवाल करूँगा। जहाँ तक AI का ताल्लुक़ है, अच्छी चीज़ है, और उसको फ़ायदेमंद भी वो वहाँ तक होगी इन्वेस्टिगेशन की हद तक। जी। कि अगर हम कोई हमारा रेडियोलॉजी से मुताल्लिक़ है या कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसकी डिटेलिंग अगर हमें मालूमात करनी है, उसको तफसीली मालूमात, तो AI के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो AI के ज़रिए नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ तक तिब्बी नुक्ते नज़र से देखा जाए, तो ये जो यूनानी पैथी है,
इसमें पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो टेम्परामेंट के हिसाब से होता है। पूरा जो थ्योरी है मिजाज पर है। तो अब मिजाज भी 4 तरह का बताया गया है, गरम, खुश्क, तर, ठंडा। ठंडा। तो अब इसमें कुछ में ये दोनों चीज़ें होती हैं, गरम, खुश्क, हार, रतब, इस तरह से करके वो अलग है। वो बहुत लंबी उसकी थ्योरी है, वो तो यहाँ तो उस पर बात करना शायद सही नहीं होगा। तो उस हिसाब से, उस नुक्ते नज़र से इलाज और मुआवजा होता है। अच्छा, मरीज की जाहिर सी बात है, पहले सिचुएशन देखनी पड़ती है, उसका मिजाज कैसा है। हाँ, मिजाज हकीम कैसा तो खास तौर से मिजाज देख कर ही। अच्छा, एआई से जब आप सर्च करेंगे तो अब वो मालूम नहीं वो मॉडर्न साइंस वाला वो देगा या आयुर्वेद का देगा या उसके पास कौन सी उसके उसमें आएगा, क्योंकि वो दुनिया का, आप कोई भी एक चीज़ मालूम करेंगे वो दुनिया का उससे मुताल्लिक वो पूरा डेटा आपके सामने रख देता है। तो मेरे ख्याल से वो इससे जोड़ना तो ईजी नहीं है और वो नुकसानदेह साबित होगा। डॉक्टर साहब, देवबंद में जामिया तिब्बिया कॉलेज है, तो देवबंद के स्टूडेंट के लिए आपके यहाँ क्या फैसिलिटीज़ है? जामिया तिब्बिया देवबंद में इस वक्त तकरीबन जो भी हमारा इनटेक है दाखिलों का, तो 10% बच्चे जो हैं उसमें टोटल वो देवबंद के इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। जहाँ तक उनके लिए फैसिलिटी का ताल्लुक़ है, क्योंकि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो उनका तो पूरा हमारा सुपरविज़न जी। तो देवबंद के बच्चों के लिए थोड़ा सा उसमें अलग वो रखना पड़ता है कि कब वो बच्चे आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, पूरा उन पर वॉच करना पड़ता है तो अपना जो कॉलेज का टाइम है। और जहाँ तक उनकी ज़रूरतों का सवाल है, जो फैसिलिटी का सवाल है, जो भी देवबंद के बच्चे होते हैं दाखिला लेते हैं तो उनके लिए तो एक अलग नज़रिया हमारा होता है। उनकी जो भी उस वक्त की नीड्स होती हैं, हम कोशिश ये करते हैं उन नीड्स को पूरा किया जाए। आप ये बताएं कि यंग जनरेशन को यूनानी लाइन चूज़ करने के लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे? चूँकि यूनानी सिस्टम से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं तो नई जनरेशन को यही मैसेज दूंगा कि आप जो हैं वो अगर कौम की खिदमत करना चाहते हैं तो उसके लिए इससे अच्छी लाइन कोई नहीं है। अगर आपका दिल थोड़ा भी इधर को है तो आप यूनानी तालीम हासिल कीजिए और उससे आवाम की खिदमत कीजिए। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद है आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगले पॉडकास्ट में आपके सामने फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।